वेलकम बैक। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 13 को देखते हैं। अब केस सिनेरियो नंबर 13 में क्या है? एमएस नीलकंठ एंड द कंपनी आर रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। चलिए ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है खुद से पहले से। ठीक है, इज डीलिंग ऑन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, कर्नाटका में ये डील कर रहा है टैक्सेबल गुड्स को। ठीक है, द फॉर्मेट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा सर, कंपोजिशन स्कीम कौन सा सेक्शन में? सेक्शन नंबर 10 पे है कंपोजिशन स्कीम। और ये क्या है? टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो इट मींस इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक यदि है तब तक ये क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और कंपोजिशन स्कीम में आपको पता है इनको बिल इश्यू करने की जरूरत नहीं है, जो परचेज है परचेज के हिसाब से इनको पे करना पड़ता है। और ये क्योंकि ट्रेडर है, गुड्स है, ट्रेडर है, तो इनके लिए टैक्सेबिलिटी कितनी बनेगी? 1% बनेगी। ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ से इन्होंने कंपोजिशन स्कीम लेके चले हैं। ओ, टर्नओवर इनकी क्रॉस कर गई कब? 9th ऑफ मई को। 9th ऑफ मई को जो है टर्नओवर इनकी क्रॉस कर गई अब करंट फाइनेंशियल एंड हैज ऑप्टेड फॉर विथड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। ओके, देखो जी, देखो जी इसमें क्या हुआ इन पे। ओके, देखो इन पे इनको क्या हुआ है। फर्स्ट इन्होंने जो है कंपोजिशन स्कीम ले रखा था अप्रैल, मान के चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। फाइनेंशियल 22 पे इन्होंने अप्रैल पे कंपोजिशन स्कीम इन्होंने ऑप्ट किया। ठीक है सर, समझ गए हम। अब जो है अप्रैल 23 तक, फाइनेंशियल 23-24 जब हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ तक इनका ठीक था। बट मई में क्या हुआ कि 1.5 करोड़ की जो हमारी लिमिट होती है कंपोजिशन स्कीम के लिए, वो इनका एक्सीड हो गया। अब इनको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है सेक्शन नंबर 18 पे गिवन है, 18 सब सेक्शन नंबर सी पे गिवन है कि आपकी जो है जब कंपोजिशन स्कीम के लिए आप सीज कर जाते हो, कब सीज करोगे? 1.5 करोड़ से एक्सीड हो गया या इंटरेस्टेड सप्लाई आपने कर दिया तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो कंपोजिशन स्कीम लेके चलने के लिए। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? विद्रो करना पड़ेगा। विद्रो करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम से। कंपोजिशन स्कीम आप विद्रो करोगे, आप रेगुलर स्कीम पे आ जाओगे। तो रेगुलर स्कीम पे जब आ जाओगे तब आपको क्या करना होगा? इस दिन से, जिस दिन आपकी जो है ये कंडीशन आ गई कि जब सीज हो गया, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इंटाइटलमेंट नहीं हो, तो इस दिन से 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है जितनी भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आपके पास में अवेलेबल हैं, इनके लिए जो भी आपके पास में है। एंड नेक्स्ट कैपिटल गुड्स की आईटीसी के लिए आपको पता है रिड्यूस्ड करना पड़ता है हमें, अप्रोक्सीमेटली 5% है रूल नंबर 42-43 पे, उसी हिसाब से यहाँ पे 5% ही लेके चलते हैं। कैपिटल गुड्स जितनी भी अवेलेबल है इनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर में, ताकि आपकी कैलकुलेशंस किए जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया इस पे। ठीक है, ओके, कंपोजिशन स्कीम इन्होंने हटा दिया, विद्रो कर लिया, अंक सेट डेट। ठीक, चलिए इसको अभी क्वेश्चन से सॉल्व कर ही लेते, क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टू फर्निश स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स ऑन द विथड्रॉ ऑफ द कंपोजिशन स्कीम बाय। मैंने बोला ना आपको ये टाइम लिमिट ही पूछा जाएगा आपको कि कब तक आपको इनकेस यहाँ पे जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अब कब इन्होंने 9th ऑफ मई का, 9th ऑफ मई देखो ये कब हुआ था? 9th ऑफ मई को। 9th ऑफ मई से 30 डेज आपके पास में कब आया? 8th ऑफ जून। 8th ऑफ जून तक इनको क्या करना होगा? अपना जो है जितनी भी क्रेडिट्स इनके पास में अवेलेबल इनपुट्स एंड द इनपुट स्टॉक पे अवेलेबल है, ये इनको डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर हो गया 8th ऑफ जून। चलिए जी, होप ये आपको क्लियर होगा। सेक्शन नंबर 18 की बातें ये बनते हैं। नीलकंठ एंड कंपनी रिमूव्ड ऑन 10th ऑफ जून फॉर डिलीवरी टू चंद्रा एंड कंपनी आज सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस यहाँ पे देखने से हमें पता चल गया कि ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रहा होगा। हमें पता है सर सेल्स रिटर्न बेसिस पे जब सेल्स होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई आपके पास में हो जाता है कब? या तो उसने एक्सेप्ट कर दिया या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द गुड्स हैव बीन रिमूव्ड व्हिच अबिट्स अर्लियर। और इनवॉइस इश्यू करने की भी डेट ऐसे ही होता है सर, टाइम ऑफ सप्लाई जो हो गया या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द गुड्स वे रिमूव्ड व्हिच अबिट्स अर्लियर। चलिए यहाँ पे इन्होंने गुड्स कब रिमूव किया? 10th ऑफ जून को। 10th ऑफ जून से 6 महीने कब हो जाता है ये पहले हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है, ठीक है सर, 10th ऑफ दिसंबर हो जाता है। 10th ऑफ दिसंबर तक इनके पास में इनवॉइस इश्यू करने की टाइम सप्लाई भी वहीं पे हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। एक्सेप्टेड द गुड्स कब एक्सेप्ट किया इन्होंने? 5 डेज कंफर्मेशन 15th दिसंबर को। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया 15th दिसंबर को। तो अर्लियर डेट हमारे पास कौन सा आ गया? 10th ऑफ दिसंबर। तो 10th ऑफ दिसंबर तक इनको इनवॉइस भी इश्यू करना है एंड इनकी जो है टाइम सप्लाई भी 10th ऑफ दिसंबर को ही मानी जाएगी। The firm has paid GST for various items during the month of April. It comprised the following: GST paid input services intended। देखो अभी रेगुलर पे आ गए, कंपोजिशन स्कीम पे थे, अब रेगुलर पे आ गए। रेगुलर पे आ गए तो इनपुट सर्विसेज है, इन पे इनकी जो क्रेडिट टैक्स इन्होंने पे किया उस पे इनको क्रेडिट मिल ही जाएगा। चलिए सर देखते हैं।
जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। सर पर्सनल पर्पस तो हमें पता है सेक्शन नंबर 17(5) पे क्रेडिट अलाउड नहीं होता है, ब्लॉक्ड है ये। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी 25 सीसी। देखो सर, जो वहां पे मोटर व्हीकल गिवन है ना जीटीए के लिए जो मोटर व्हीकल गिवन है उसमें टू व्हीलर नहीं आता सर, हमें ये पता है सर, टू व्हीलर उस पर नहीं आता। वहां पे गिवन है कि 3 सीटर्स या आपके पास में सीट्स की कैपेसिटी के हिसाब से गिवन है, बट ये टू व्हीलर जो है स्कूटर हो गया या मोटरसाइकिल हो गया इनको नहीं लेते हम। 25 सीसी है तो ये मस्ट प्रोबेबली स्कूटर ही होगा। स्कूटर को जो है हमें आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ये जीटीए के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, या मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होता। जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा सर, लेकिन एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 16 में आपके पास में जो है गिवन है कि यदि डेप्रिसिएशन को उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया है, डेप्रिसिएशन सॉरी, यदि उन्होंने जीएसटी कंपोनेंट को भी कैपिटलाइज कर लिया, उस पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करे तो इनको नहीं मिलेगा, और एल्स इनको मिल जाएगा। पता है सर, देखते हैं आगे। जीएसटी पोर्शन वाज आल्सो इंक्लूडेड पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स। सर ये नहीं मिलेगा, 19,000 का इनका जो है नुकसान हो गया, आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। नुकसान तो क्या ही हुआ सर, डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही रहा है तो इनको तो मिल गया, फायदा तो है ही। चलिए ड्यूरिंग में अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो 9,000 रुपए की आईटीसी इनको मिल जाएंगी, ये आईटीसी नहीं मिलने वाला, ये हमने देख लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग में न्यूटन एंड कंपनी हैड रिवर्स्ड आईटीसी। ओके, 10,000 रुपए इन्होंने रिवर्स कर दिया, क्यों भाई? फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा देखो, सेक्शन नंबर 16 पे आपके पास में जो है गिवन है, क्या गिवन है कि 180 दिन के अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यदि आप पेमेंट नहीं करते हो, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर आप इनवॉइस पेमेंट नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा। आईटीसी रिवर्स करना होगा क्योंकि भाई सही बात है, सप्लायर ने तो इनवॉइस रिसीव कर दिया, सप्लायर अपनी लायबिलिटी पे दिखा देगा, सप्लायर अपनी लायबिलिटी पे दिखा देगा, बट सप्लायर अपने जेब से क्यों पेमेंट करे, सप्लायर अपने जेब से क्यों पेमेंट करे, इसकी वजह से ये यहाँ पे गिवन है कि 180 दिन के अंदर आपको 6 महीने का टाइम पीरियड गिवन है, 6 महीने के अंदर आपको जो है सप्लायर को पेमेंट कर देना पड़ेगा। इनकेस नहीं कर पाते हो आप पेमेंट, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आप एलिजिबल नहीं होते क्रेडिट लेने के लिए। हाँ ये गिवन है कि यदि बाद में आप पेमेंट कर देते हो तो आप उसके लिए ले लो, आपको आईटीसी जो रिवर्स किया था वो आप ले सकते हो वापस। तो इन्होंने क्या किया, मंथ ऑफ मई में इन्होंने जो है आईटीसी रिवर्स कर दिया क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया। दिस पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर इन द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा इन्होंने अगस्त पे क्लियर कर दिया, तो ये अगस्त पे आप लेने के लिए एलिजिबल हो गए। तो 10,000 रुपए की आईटीसी इनको अगस्त पे ये मिल गया, अवेलेबल हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन से, इस पैरा से हम ये समझ में आ रहा है। आउट ऑफ द परचेज मेड एंड आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग अर्लियर मंथ। अच्छा अर्लियर मंथ पे इन्होंने आईटीसी ले रखा है और कुछ कुछ परचेजेस कर रखे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे दे देते हैं। पेमेंट इज ड्यू फॉर, चलो देखो ये वापस से यही 180 दिन की क्राइटेरिया ही चेक करना चाह रहे हैं। 180 दिन से ऊपर हो गया तो वो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, 180 दिन के अंदर है तो अभी भी आप एलिजिबल है उसको लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 145 दिन हो गया एलिजिबल है, 199 डेज हो गया, ये रिवर्स करना पड़ेगा। 99 डेज है, इस पे भी आप एलिजिबल हो, अभी भी आप इसको आईटीसी लेके चल सकते हो, लेकिन विद इन 180 डेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हो गया सर, इस पे जो आप पूछना चाह रहे हैं हम समझ के क्या पूछना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Nilkantha and company received accounting service from Raghu and company and associated enterprise located in Sri Lanka. अच्छा, associated enterprise located in Sri Lanka, ये पढ़ते साथ क्या दिख रहा है सर कि आपको जो है कहीं ना कहीं शेड्यूल नंबर 1 का पारा नंबर 4 पे कहीं ना कहीं आ रहा है, नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एसोसिएटेड इंटरप्राइज से आप लेते हो तो इन दैट सर्विसेज यदि विदाउट कंसिडरेशन भी है तो हम उसको सप्लाई कहेंगे। हाँ जी सर, एक तो वहां पे आ रहा है, ये तो हमें पता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या आगे कोई आप गिवन है। रोगन कंपनी इश्यूड इनवॉइस। अच्छा रोगन कंपनी इनवॉइस इश्यू किया तो इट मींस विदाउट कंसिडरेशन वाला केस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द सर्विस ऑन 1st of September व्हिच वाज इंटर्ड बाय नीलकंठ एंड द कंपनी इन 10th of October। पेमेंट सर ये तीन चीज देने के बाद तो हमें फिक्स है कि ये टाइम ऑफ सप्लाई पूछना चाह रहा है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के केस में क्या है, देखो ये क्या है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज है। तो एसोसिएटेड इंटरप्राइज पे क्या गिवन है टाइम सप्लाई, दो डेट हमें देखना है। डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट पे एंटर किया इन्होंने, पहला डेट, नेक्स्ट डेट ऑफ पेमेंट, ये दो डेट देखना पड़ता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस पे। विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या होगा, देखो एंट्री इन्होंने बुक्स में कब किया, 10th of October को, पेमेंट कब मिला, 30 of September को, तो इसमें से अर्लियर कौन सा आ गया, 10th of October इज द अर्लियर। एप्लीकेशन डेट क्या क्या हो गया, 1 हो गया 10th of October, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 30th of September।
पेमेंट वाज मेड ऑन 30 सितंबर, तो विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन सा है, सॉरी मैंने तो भी गलत बोल दिया था आपको, 10 अक्टूबर, दिस इज 30 सितंबर, 30 सितंबर को इनको पेमेंट मिल गया था, तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या हो गया आपके पास में 30 सितंबर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पारा से क्या पूछना चाह रहा है ये तो हम समझ गए, यदि विदाउट कंसिडरेशन का केस था तब भी ये सप्लाई बनता शेड्यूल नंबर 1 के पारा नंबर 4 पे फॉलो होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। All the supply deferred above is interested unless otherwise mentioned, ठीक है। अवेलमेंट कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन वो, ठीक। चलिए कोई नहीं, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने देख ही लिया। कंपोजिशन स्कीम से आप जब स्किप करते हो, सीट जाते हो, आप इंटाइटलमेंट नहीं रहते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो सेक्शन नंबर 18 पे सब सेक्शन नंबर 3 पे गिवन था आपके पास कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर में आपको जो है जो भी इनपुट्स है स्टॉक से उसको उसकी डिटेल आपको फर्निश करना पड़ेगा। In respect the goods sent on sales return basis, Nilkant shall issue invoice by, अच्छा ये तो हमने देख ही लिया था, 6 महीने 6 months from the date of removals और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस व्हिच एवर अर्लियर, तो एक्सेप्ट इन्होंने कब किया था 15 दिसंबर को एक्सेप्ट किया था, और 6 मंथ हमारा कब बन जा रहा था 10th ऑफ दिसंबर बन जा रहा था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया सर 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर ही बन रहा था ना सर, 10th ऑफ जून, हाँ 10th ऑफ जून से 10th ऑफ दिसंबर ही बन रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया 10th ऑफ दिसंबर वुड बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय नीलकंठ एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा अगस्त पे इन्होंने कितनी क्रेडिट ये क्लेम कर सकते हैं, तो हम अगस्त की देख लेते क्या क्या है। ये तो हमारे पास में गुड्स था जून का केस, ये अप्रैल था, अगस्त ये रहा, तो अगस्त के लिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो क्रेडिट इनको मिलेगा नहीं, ठीक है सर, 9000 यहाँ पे क्रेडिट इनको मिल जाएगा, परचेज ऑफ कंप्यूटर 19000 ये क्रेडिट इनको मिलेगा नहीं। और सर एक मिनट अब और रुक जाओ आप, तो यहाँ पे देखो मई मंथ है, बट ये इन्होंने क्या बोला था अगस्त में इन्होंने ये पेमेंट कर दिया, तो आईटीसी इन्होंने रिवर्स तो किया था मई मंथ में, बट अगस्त में इन्होंने वापस से आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, इंटाइटल्ड है, इसकी वजह से आपके पास में टोटल में ये तो आपके पास आ गया सितंबर मंथ का बात है, तो टोटल 9000 एक हो गया और ये एक 10000 हो गया, 10 प्लस 9 19000 की टोटल क्रेडिट इनको एलिजिबल हो जाएंगे आपके पास में 10,000 प्लस 9,000, 10,000 कौन सा जो आईटीसी इन्होंने रिवर्स किया था मई में बट पेमेंट कर दिया अगस्त पे, तो ये इस वजह से इंटाइटलमेंट है। 9,000 आपके पास कौन सा मोटर व्हीकल के केस में, स्कूटर के केस में, जो स्कूटर को मोटर व्हीकल की तरह काउंट नहीं किया था, इसकी वजह से जो है वहाँ पे आईटीसी आपकी ब्लॉक नहीं है, तो ये 10 प्लस 9 जी 19,000 रुपीज, ये आपके आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इग्नोर इंटरेस्ट लायबिलिटी फाइन। चलो ठीक है, आईटीसी को कितना रिवर्स करना है, ये वाला केस 180 दिन के अंदर इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसके वजह से इनको आईटीसी जो रिवर्स करना है ये 15,000 वाला, ये तो हम देख ही चुके हैं, अब बस आंसर टिक लगाना है, चलते बनना आगे, फटाफट खत्म करना है। चलिए टाइम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय नीलकंठ एंड द कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज ईच। टाइम सप्लाई क्या है एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में, ये तो हम देख चुके हैं ना, डेट ऑफ एंटरिंग इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट क्या था आपके पास में 10th ऑफ अक्टूबर, और डेट ऑफ पेमेंट क्या था 30 सितंबर, व्हिच एवर इज अर्लियर, अर्लियर हमारे पास में क्या गिवन है 30 सितंबर। बाकी क्यों नहीं होगा सर, 1 सितंबर तो होगा ही नहीं, और 10th ऑफ अक्टूबर नहीं होने वाला, 1 सितंबर एंड 1 अक्टूबर भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख चुके हैं 10th ऑफ अक्टूबर को इन्होंने एंटर किया बुक्स ऑफ अकाउंट पे। 1 सितंबर की क्या इवेंट थी, 1 सितंबर इनवॉइस इश्यू, क्या इनवॉइस इस केस में हम देखते नहीं क्योंकि एंटरप्राइज का केस है, ठीक है, और 1 अक्टूबर पे तो कुछ हुआ ही नहीं था। चलिए